अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और उसमें हम लोग बात की थी कॉम्प्लिकेशंस तक और अब आते हैं जरा सी इन्वेस्टिगेशंस पे। अच्छा, आपके पास जो कोई क्वेश्चन आता हो तो मैंने आपको बता दिया कि सिनेरियो में ब्लडी डायरिया विद म्यूकस, उसके साथ कोई ना कोई मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स के बारे में बताया होगा, एलएफटीज रेंज बता देंगे आपको, एल्ब्यूमिन लो बता देंगे, तो आपने उसका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन सूटेबल जो करानी है, किस तरह मैनेज करना है, तो आपको ये दोनों चीजें जरा ध्यान से देखनी है। इन्वेस्टिगेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आपकी जनरल सी इन्वेस्टिगेशन है, मतलब ये आपकी जनरल ग्रुप में आती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होती। ब्लड सीपी आप कराएंगे तो आपको मैंने कहा कि मैल एब्जॉर्प्टिव अगर चीजें हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और आयरन की इवन एब्जॉर्प्शन को छोड़ दे तो ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ब्लड लॉस एनीमिया अक्सर पेशेंट्स को होता है। जो आपके ये वाली डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत कम ऐसा होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि इसमें आपका विटामिन B12 वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन ब्लड लॉस एनीमिया जरूर होता है। ठीक है, तो ब्लड सीपी आपका शो कर सकती है सबसे पहली चीज, तो एनीमिया आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ अगर आपका विटामिन B12 या फॉलिक एसिड का ताल्लुक है, जो कि इसमें नहीं होता, क्रोन्स में होता है, वो आपका शो हो जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बता दी लो क्यों होगी। एक तो आपकी जब एक गट एक चीज में इन्वॉल्व होती है तो उसमें जाहिर सी बात है आपकी लार्ज गट इन्वॉल्व हो सकता है कि प्रोटीन लूज होने लग जाए, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हो जाए, और उसके साथ साथ सिंपली गट एल्ब्यूमिन के लो होने की वजह है कि पेशेंट की न्यूट्रिशन पुअर है, पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसको बार बार ब्लीडिंग होती है, स्टूल एंड डायरिया है साथ, तो उसका खाना पीना खराब हो जाएगा। जितना खाना पीना कम होगा उतना एल्ब्यूमिन लो होती जाएगी। ठीक है, तो बहुत मेजर कॉज होती है कि पुअर न्यूट्रिशन है। तीसरी इन्फ्लेमेशन चल रही है सेल बॉडी में, इन्फ्लेमेशन जब चलती है तो जाहिर सी बात है बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म खराब होते हैं, तो भी एल्ब्यूमिन लो आ सकती है। एंड मैंने आपको बताया था लास्टली के लिवर भी इफेक्ट हो सकता है अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन में आई टोल्ड यू के ब्लड वेसल के थ्रू सेप्सिस चला जाए या फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चले जाए इन द लिवर इफेक्ट होगा तो इट कैन लीड टू डिरेंजमेंट इन द फंक्शंस। ठीक है, तो बहुत सारे कॉज होते हैं एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन लो होने के, तो ये लो हो जाती है। अच्छा, प्लेटलेट काउंट अगर ज्यादा है तो वो एक एक्टिव इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को शो करता है, मतलब ये एक नॉन स्पेसिफिक बात है, लेकिन एक्टिव इन्फ्लेमेशन में प्लेटलेट काउंट ज्यादा आ जाते हैं। ये सार और आपकी जो CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी इन्फ्लेमेटरी, CRP आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, वो वाली आपकी प्रोटीन है जो सिर्फ इन्फ्लेमेशन के टाइम पे बॉडी में ब्लड में ज्यादा हो जाती है, तो ये भी रेज्ड आएगा। और जो आपका ESR है वो भी एलिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाता है। तो ये तो होगी बहुत जनरल सी कुछ बातें। जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो आपका अगर आपने सस्पेक्ट कर रहे हैं आप किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। आपने नाम सुना होगा IBS का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है फ्रॉम योर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इन द सेंस कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी भी आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें इन्फ्लेमेशन बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब ये कि बहुत ही रेयर ऐसा कोई पेशेंट होता है जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS का होता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए आपकी बाउल में। बहरहाल इसकी रीजन और कॉजेज को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस इन्फ्लेमेशन को रूल आउट करने के लिए कि बाउल में इन्फ्लेमेशन है यानी जो टिपिकली आपके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टिन में इन्फ्लेमेशन का मार्कर है ना, वो आपका इजी एक डिटेक्शन टेस्ट होता है, फीकल कैलप्रोटेक्टिन। फीसिस का आप टेस्ट करते हैं पेशेंट की और उसमें आप कैलप्रोटेक्टिन चेक करते हैं। कैलप्रोटेक्टिन इज बेसिकली एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो नजर आता है आपको, जो कि प्रोड्यूस होता है आपका ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बावल। ठीक है, यानी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टिन। तो जब आपकी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टिन में इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको फीसिस में कैलप्रोटेक्टिन मिलेगा, विच शोज या कंफर्म्स कि दिस इज अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज और इरिटेबल बावल सिंड्रोम नहीं है। ठीक है, कैलप्रोटेक्टिन होता क्या है, ये आपका बेसिकली एक न्यूट्रोफिल्स से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो कि आपका बावल में प्रोड्यूस होगा और फीसिस में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक हमने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया जिससे 100% डायग्नोसिस हो जाए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का। तो उसका डायग्नोसिस जाहिर सी बात है, हमारे पास जो पेशेंट आया सपोज वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करता है कि डायरिया एंड ब्लड विद म्यूकस है, तो सबसे पहले आपके जहन क्या चल जाता है? सबसे पहला जहन आपका, अगर उसकी हिस्ट्री सिर्फ इतनी है, पेशेंट को कोई एनीमिया नहीं है, पेशेंट को कोई और सिम्टम नहीं है, मतलब उसको कोई वेट लॉस नहीं है, उसको कोई मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम नहीं है, तो पहले जहन आपका जाता है कि इसको कोई इन्फेक्शन हो गया, शिगेल्ला इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि शिगेल्ला भी डिसेंट्री कर देता है, ब्लडी डायरिया कर देता है। जाहिर आप उससे हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या ऐसा पहले भी हुआ था या नहीं हुआ था, कितनी दफा होता रहता है, तो अगर उसकी ऐसी हिस्ट्री हुई कि हर 2-3 महीने बाद हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, साथ वो कोई एनीमिक लगा, तो फिर आपका ध्यान जाएगा अल्सरेटिव की तरफ। वरना अगर पहली दफा अपने पेशेंट प्रेजेंट किए तो आपका डेफिनेटली पहला ध्यान इन्फेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि आप कॉमन चीजों को सोचते हैं। इन्फेक्शन में शिगेल्ला का इन्फेक्शन कॉमन है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन कॉमन है, तो इन इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आपको बैक्टीरियोलॉजी कराना जरूरी होती है। ठीक है, ताकि आप रूल आउट कर दें, क्योंकि अगर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस बनाना है तो आपको डेफिनेटली कॉमन चीजों को रूल आउट करना है। उसमें बैक्टीरियोलॉजी किस चीज की, आपने स्टूल भी कल्चर कराना होता है, स्टूल का कल्चर कराएंगे फॉर ओवा एंड सिस्ट ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, स्टूल कल्चर करवा लेंगे। उसके साथ साथ आप जो आप करेंगे
सीरम ब्लड का कल्चर भी कराएंगे, ठीक है, फॉर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल भी कराएंगे, फॉर शिगेला भी कराएंगे। लेकिन शिगेला में इतना ज्यादा उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो मैं शिगेला पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि उसमें इतना म्यूकस नहीं होता और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एंड डायरिया डिसेंट्री होती है बेसिकली, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन आपने करा लेगा करिए खासतौर पर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का, क्योंकि ये आपका गट का नॉर्मल बैक्टीरिया भी है। और बेसिक मैंने आपको बताया था कि जब एक्यूट फ्लेयर अप आता है ना इरिटेबल बावल, ये इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज का भी, तो वो भी इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है। मतलब ये कि एक पेशेंट नॉर्मल चल रहा था, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट था, उसमें अचानक से एक फ्लेयर अप आया है, तो फ्लेयर अप कैन बी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। इसलिए आपने इन्फेक्शन को रूल आउट लाजमी करना होता है। अगर इन्फेक्शन होगा, कल्चर पॉजिटिव है तो फिर आपने एंटीबायोटिक भी साथ देनी होती है, ठीक है। तो स्टूल कल्चर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का कराएंगे, सीरम कल्चर कराएंगे इसी बैक्टीरिया का, और साथ आपने एंटीबॉडीज इन ब्लड भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप रूल आउट करते हैं इन्फेक्शन के लिए। फिर आपकी होती है जो बेसिकली डायग्नोस्टिक होती है बहुत ज्यादा, वो एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी जब आप कराते हैं, वैसे तो कहते हैं कि अगर आपके पेशेंट को जो सिर्फ प्रोक्टाइटिस जैसे फीचर्स आपको लग रहे हैं कि सिर्फ एनल कैनाल इन्वॉल्व है और ज्यादा ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सिग्मोइडोस्कोपी कर लें। लेकिन बेहतर यही होता है, क्योंकि हमारे पास हमने एक दफा पूरी कॉलन को देख लेंगे तो दिल को काफी तसल्ली हो जाती है। तो इलियोकोलोनोस्कोपी या फिर जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, कि आप पूरी कॉलन को देखें, क्योंकि आपको भी पता नहीं कि अगर पेशेंट का शुरू में प्रोक्टाइटिस आपको लग रहा है, यानी आपके एनल कैनाल और रेक्टम में आपको इन्फ्लेमेशन लग रही है और थोड़ा सा एरिया उसके बाद आपको ठीक नजर आ गया, आप आगे गए ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, क्या पता था आपको कि अगर इन्फ्लेमेशन सपोज ये कि ये आपका पूरा वही सारा है, ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन इतने में थी, आपको नजर ये एरिया ठीक लगा और आप आगे ही नहीं गए, तो हो सकता है ये एरिया भी खराब हो सकता है ना। तो इसलिए पूरी कॉलन को देख लेना इसमें बहुत जरूरी होता है। और कोलोनोस्कोपी भी आपको टिपिकल फीचर्स नजर आते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो मैंने बताया था, सूडोपॉलिप्स नजर आते हैं, ग्रेनुलैरिटी म्यूकोजा, क्योंकि सूडोपॉलिप्स किस तरह पेयर होंगे, इस तरह आपको सारा म्यूकोजा ग्रेनुलर नजर आएगा, ब्लीडिंग म्यूकोजा नजर आएगा, अल्सर्स बने हुए नजर आएंगे और एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक सेगमेंट इन्वॉल्व होगा, उससे आगे पूरा कॉलन ठीक होगा, ठीक है। दिस इज योर अल्सरेटिव कोलाइटिस के एंडोस्कोपी भी जो नजर आते हैं। अगर आप क्रोन्स की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमें फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा गट इन्वॉल्व होने का खतरा होता है। अच्छा, रेडियोलॉजी क्यों? रेडियोलॉजी में हमारे पास पहले कहते थे कि बेरियम स्वेलो करा के देखें, लेकिन अब बेरियम स्वेलो का इतना रोल नहीं है, उससे काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन आ गई हैं, क्योंकि बेरियम स्वेलो में आप एक बेरियम मील देंगे, साथ पेशेंट के मुसलसल एक्सरेज लेंगे, इतनी ज्यादा रेडिएशन उसको देंगे, उससे बेहतर होता है आप सीधा सीधा एमआरआई करा लें या फिर आप सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करा लें, ठीक है। अगर आपने देखना है, उससे देखेंगे आप क्या एमआरआई सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट से आप सारी डिटेल्स देख लेंगे, सॉफ्ट टिश्यूज की स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं, कोई फिस्टुला तो नहीं बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता अल्सरेटिव कोलाइटिस में। कॉलन डायलेटेड कितना है, कितना कहाँ से नैरो है, वो सारा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो बेरियम स्वेलो का इतना रोल नहीं है, अब आपका ज्यादा है रोल एमआरआई का या सीटी स्कैन का विद कंट्रास्ट। और उससे भी ज्यादा अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत है तो आप सिंपल एक्सरे करा लें, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे, जो आपको एटलीस्ट कोलोनिक डायलिटेशन और परफोरेशन का आइडिया दे देगा कि अगर आपको लग रहा है कि एक पेशेंट बहुत सिवियर कंडीशन में आए और आपको कुछ कराने की जरूरत है, तो आप उसका प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करा के ये देख सकते हैं कि कोलन डायलेटेड या परफोरेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी कहानी हो जाती है पूरी, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में लिखना है, उसके साथ मेंशन करना है कि एंडोस्कोपी है आपकी बहुत अच्छी इसमें एक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मैनेज कैसे करना है? आपने याद रखना पहली बात तो ये कि हमारे पास 3-4 ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं, उन्हीं को हमने देना है हर तरह के अल्सरेटिव कोलाइटिस में, सिर्फ ये कि डोज डिफरेंट होगी और तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास होती है अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड्स, ठीक है, अमाइनो सैलिसाइलेट्स भी कहते हैं, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ ड्रग है विच इज बेसिकली एन एंटी इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ ग्रुप। और इसके अंदर आपके पास जो मेन नाम आपने याद रखने, वैसे तो इसके अंदर काफी सारे नाम आते हैं, इसके अंदर मेसेलाजीन नाम आता है, ठीक है, सल्फासेलाजीन आ जाता है, उसके अलावा आप याद रखें ऑलसेलाजीन, ठीक है, मतलब ये 2-3 नाम याद रखें, एटलीस्ट मेसेलाजीन एंड सल्फासेलाजीन याद रखें, ये आपकी अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड्स की जो इसके अंदर ड्रग्स आती हैं ये वो है, ठीक है। इनका काम ये होता है कि इन्हें इन्फ्लेमेशन जाके रिड्यूस करनी होती है, क्योंकि जाहिर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो हमारे पास हमको ऐसी चीजें देंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे। आपके ध्यान में आएगा कि हमारे पास सिंपल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जो एनसेड्स हैं, वो क्यों नहीं दे सकते? डेफिनेट सी बात है कि हर ड्रग हर जगह पर इंडिकेटेड नहीं होती, तो क्योंकि हमारे पास ये जो अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड्स है इनका एक्शन ज्यादा अच्छा है विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसलिए हम ये देते हैं। और ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, या ये ओरल दे सकते हैं हम, या फिर ये हम सपोजिटरी में या एनेमा के फॉर्म में, मतलब ये रेक्टल एरिया पर रेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। ये आईवी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम पेशेंट को ऐसा मैनेज करें कि हम उसको, क्योंकि ज़ाहिर है ये पेशेंट्स वो हैं जिनको सारी जिंदगी मेडिसिन पे रहना पड़ता है अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के, तो उनको हम इतना इस पे ले आए कि बस उन्हें एक गोली हर रोज ओरल अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड की खानी पड़े, उससे ज्यादा उन्हें ना खानी पड़े, क्योंकि अगर बार बार पेशेंट को पर रेक्टल मेडिसिन देनी पड़े और साथ साथ उसको आईवी देनी पड़े तो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहरहाल एक ड्रग ग्रुप आपका ये है, ठीक है, अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड का। दूसरा ड्रग ग्रुप इसके बाद जो आपका डायरेक्ट स्टीरॉइड्स का आ जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है,
जो आपका जाहिर सी बात है जब सिवियर इन्फ्लेमेशन होती है फिर आप वो देते हैं, जिसमें आपने प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये 2 नाम जहन में रखने हैं जो हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्टीरॉइड आ गया दूसरा। फिर तीसरा ग्रुप आता है आपके पास थायोप्यूरिन्स का, जिसमें हम कहते हैं एजाथायोप्रीन है, आपने ये पहले पढ़े होंगे, 6 मार्केप्टोप्यूरिन। आपको याद होगा अगर आपने अपनी फार्मा पढ़ी थी तो उसमें आपने कैंसर कीमोथेरेपी में ये ड्रग्स पढ़े थे, ठीक है। एजाथायोप्रीन एंड 6 मार्केप्टोप्यूरिन्स। अब ये ड्रग्स वो वाले ड्रग्स आ गए जो आपके टी सेल्स को इनहिबिट करते हैं। एंटी कैंसर थेरेपी में हमने ये पढ़े थे, क्योंकि हमारे पास अगर इन्फ्लेमेशन इतनी सिवियर है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसमें शुरू तो चलो एक सिंपल से ट्रिवियल से एजेंट से होती है, मतलब बहुत छोटा मोटा कोई बैक्टीरिया था जो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जो है ना वहां पर तबाही मचा देती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी को रोकना हमारे पास फिर आखिरी ऑप्शन रह जाती है जब हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो फर्स्ट लाइन में ये आ जाते हैं, फिर स्टीरॉइड्स आ जाते हैं। थर्ड पे फिर हमारे पास आ जाते हैं वो ड्रग्स जो इम्यूनोसप्रेसिव है, जिसमें एजाथायोप्रीन एंड 6 मार्केप्टोप्यूरिन एक ड्रग है। उसके बाद फिर आपका मेथोट्रेक्सेट, ये भी आपने एंटी कैंसर में पढ़ा था, ये भी एक है, या आप उसमें भी इस्तेमाल करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी। और फिर आपके पास एक साइक्लोस्पोरिन है, ये भी आपका टी सेल्स को इनहिबिट करता है, एक्टिव होने से रोकता है साइक्लोस्पोरिन। तो ये सारे एंटी कैंसर एजेंट्स में आते हैं, ठीक है। एजाथायोप्रीन, 6 मार्केप्टोप्यूरिन, साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट, इन दोनों का एक्शन जो है वो ये है कि ये एजाथायोप्रीन आपके टी सेल्स को इनहिबिट करता है, साइक्लोस्पोरिन एक्टिव होने से रोकता है, मतलब ये एक्टिव ही नहीं होने देता। मेथोट्रेक्सेट भी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। जब इससे भी काम नहीं बनता तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास अगला एजेंट आ जाता है एंटी TNF एंटीबॉडीज, इन्फ्लिक्सिमैब वगैरह, ट्यूमर डिक्रोसिस फैक्टर एंटीबॉडीज जो होती हैं उसके अगेंस्ट, मतलब वहां पर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर सबसे ज्यादा एक्टिव है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हम दे देते हैं, विच इज इन्फ्लिक्सिमैब। अब ये ग्रुप्स आपने याद रखने, ठीक है। इन्हीं को मैं आगे पीछे करके आपको हर डिजीज के अंदर, मतलब हर कंडीशन के अंदर फिट करके बताऊंगी, ठीक है। 5 ग्रुप्स हैं, ऐसे स्टीरॉइड्स हैं, फिर आपका एजाथायोप्रीन, मार्केप्टोप्यूरिन आ जाता है, मेथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन एंड एंटी TNF एंटीबॉडी, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसकी मैनेजमेंट होगी, समझे, आसान। तो सबसे पहले अगर पेशेंट को सिर्फ प्रोक्टाइटिस है, मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ उसका थोड़ा एनल कैनाल और रेक्टम इन्वॉल्व है, तो एक्टिव प्रोक्टाइटिस में हम पहले पेशेंट को देते हैं जो आपकी सपोजिटरी फॉर्म में, क्योंकि जाहिर है टॉपिकल जितना जल्दी असर करती है उतना ज्यादा ओरल भी असर नहीं करती, तो उसको हम मेसेलाजीन, हमेशा फर्स्ट लाइन थेरेपी आपकी माइनोसैलिसाइलिक एसिड है तो हम उसको टॉपिकल मेसेलाजीन दे देते हैं, ठीक है। 1 ग्राम डोज आप याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। 1 ग्राम ओरल टॉपिकल मेसेलाजीन दे देते हैं और उसके साथ साथ उसको ओरल फिर अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड पे ले आते हैं, ठीक है। एक्टिव प्रोक्टाइटिस को जल्दी ट्रीट करने के लिए हमें उसे टॉपिकल थेरेपी यानी कि सपोजिटरी फॉर्म में देनी पड़ती है, जो हम पर रेक्टली देते हैं, बाद में फिर हम उसको ओरल अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड पे ले आते हैं। अगर आपके पास इस चीजों से ठीक नहीं होता, मतलब आपने टॉपिकल दे दी, अब जाहिर है अब हमने दे दिया ना, ASA को दे दिए हमने दोनों फॉर्म्स में, ओरल फॉर्म में भी दे दिए, टॉपिकल फॉर्म में भी दे दिए, तो फिर हम आते हैं अगले ग्रुप पे स्टीरॉइड्स पे। और स्टीरॉइड भी यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल ही इस्तेमाल करें। टॉपिकल का मतलब इधर है पर रेक्टल, ठीक है, टॉपिकल का मतलब यहाँ पर रेक्टल है, तो आपने स्टीरॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देने। प्रोक्टाइटिस इससे कंट्रोल हो जाता है और नॉर्मली प्रोक्टाइटिस के लोगों को मेंटेनेंस थेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि उनको जब वो ठीक हो जाता है, फ्लेयर अप का आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओरल डोज को भी टेपर कर देते हैं, दैट्स इट। तो इसमें 3 चीजें होगी आपकी, ठीक है। अच्छा ये मैं मिटा देती हूँ ताकि इधर लिख सकूं। ओरल मेसेलाजीन टॉपिकल है, ओरल ASA है एंड टॉपिकल स्टीरॉइड्स आ जाते हैं। अब अगर हमारे पेशेंट को एक्टिव लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी उसका लेफ्ट कॉलन ये वाली सारी इन्वॉल्व है, तो आपका लेफ्ट साइडेड एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। ऐसे केस में हमने पेशेंट को स्टार्ट अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड से ही करना है, और वही बात है कि उसकी ओरल भी देंगे और उसी की टॉपिकल भी देंगे, ठीक है। इससे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पेशेंट की एक्सटेंसिव डिजीज है तो नॉर्मली हमें 7 स्टीरॉइड ऐड करनी पड़ जाती है, तो हम उसको देखते रहते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं, और अगर 1-2 दिन में उसका रिस्पॉन्स हमें ठीक नहीं लगता तो हम उसके साथ उसको प्रेडनिसोलोन ऐड कर देते हैं ओरल डोज में, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ओरल इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एक्सटेंसिव डिजीज है, हमें पता है कि ओरल देनी पड़ेगी, तो प्रेडनिसोलोन यानी स्टीरॉइड इन ओरल फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये आ गई, मतलब ये वही रेजिमेन है जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसको भी हम फिर मजीद देखेंगे 8 हफ्तों के लिए। अगर इसमें भी पेशेंट का रिस्पॉन्स जरा सा भी ठीक नहीं आता तो फिर आप अगले पे जाएंगे। अगला क्या है आपको मैंने बताया था, थर्ड ग्रुप इज योर एजाथायोप्रीन। तो थायोप्रीन्स फिर आपने दे देने पेशेंट को, और थायोप्रीन्स आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है ये आप देना शुरू कर देते हैं ताकि पेशेंट की डिजीज कंट्रोल हो जाए। इसके साथ साथ क्योंकि ये आपका लेफ्ट साइडेड सारी डिजीज है तो आपने पेशेंट के मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीजेस का या किसी सिंड्रोम का ख्याल रखना होता है, उसे कैल्शियम विटामिन D वगैरह दे देंगे। अभी हम यहाँ तक आ गए। फिर अब पेशेंट की बात है सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस का। अब सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को पहले तो आपने हॉस्पिटलाइज फौरन से करना होता है और उसको साथ साथ सारे टेस्ट के आपने मैनेज करना होता है। सारे टेस्ट से मुराद ये है कि आपने क्लिनिकली देखना है उसकी पेन ठीक हो रही है कि नहीं, उसका टेम्परेचर कैसे, उसका BP पल्स, उसके वाइटल्स, और साथ साथ आपने उसके इन्वेस्टिगेशन चेक करने की उसका एब्डोमिनल एक्सरे कैसे, कि कॉलन डायलेट तो नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन, ESR, CRP
कितना रेज करें, कितना फॉल करें, एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हर चीज आपको बताएगी कि पेशेंट का क्या सारा सिम्टम चल रहा है। मुस्तकिल मैनेजमेंट चाहिए होती है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है। तो पहली बात तो उसको मैनेज करना है आपने, रिससिटेट करना है। और ऐसे जो बहुत ज्यादा वेयर का होता है उसमें रिससिटेशन में क्या होता है, उसको आपने एडमिट किया, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन साथ साथ करा रहे, साथ उसकी आईवी लाइन मेंटेन की और उसको फ्लूइड्स देना शुरू किए ताकि वो रिहाइड्रेट हम उसे कर सकें। जब आपने साथ उसके फ्लूइड्स दिए, उसके साथ अब हमने यहाँ पर एएसए से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि पेशेंट सीवियर डिजीज का पेशेंट है, एएसए कुछ नहीं कर सकेगी। शुरू स्टीरॉइड से करना है यहाँ पे आपने, और वो भी आईवी स्टीरॉइड, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन हाई डोज में देंगे फॉर सम डेज। लेकिन कभी भी याद रखना स्टीरॉइड्स को मेंटेनेंस डोज में नहीं इस्तेमाल करते होते। तो स्टार्ट आपने डायरेक्ट इधर आईवी स्टीरॉइड से किया। अब ओरल भी भूल जाए, टॉपिकल भी भूल जाए, आईवी स्टीरॉइड से स्टार्ट किए और उसके बाद आपने 3 दिन देखना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप सीधा चले जाए अगले ग्रुप पे, दैट इज थायोप्रीन्स। थायोप्रीन्स पे भी फर्क नहीं आता, आप सीधा साइक्लोस्पोरिन पे आएंगे। और अक्सर औकात ऐसे लोगों को हमें इन्फ्लिक्सिमैब भी देनी पड़ती है, ठीक है जी। तो इसमें अब आपने देखना होता है पेशेंट को कि क्या उसको नहीं बिल्कुल भी रिस्पॉन्स करा तो क्या हमें इसकी कोलेक्टमी करनी चाहिए यानी हमें उसकी सर्जरी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि जाहिर है एंड रिजल्ट हमारे पास किसी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज का क्या होता है कि हम कॉलन को ही रिमूव कर दें। तो अगर ये पेशेंट आपके इन सारी मेडिसिन के बावजूद 7 से 10 दिन में बिल्कुल भी रिस्पांस शो नहीं करे, आपने पहले आईवी स्टीरॉइड से स्टार्ट किया, फिर आपने साइक्लोस्पोरिन भी दे दी, फिर आपने अगली भी दे दी, इन्फ्लिक्सिमैब भी दे दी, लेकिन उसका कॉलन उसी तरह डायलेटेड है और खासतौर पर अगर उसका कॉलन 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डायलेटेड है, जो ट्रांसवर्स कॉलन है, तो फिर आप उसको अर्जेंट कोलेक्टमी कर देते हैं। अब डिपेंड करता है कि डिजीज ने कितना एरिया इन्वॉल्व किया हुआ है कि आप सब टोटल कोलेक्टमी करेंगे। कोलेक्टमी का मतलब है कॉलन का रिमूवल, सब टोटल का मतलब होता है कि आप आधा कॉलन निकालते हैं, ठीक है। और फिर आपकी वही बात है कि डिपेंड करता है ये सब कुछ कि टोटल कोलेक्टमी करने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। इसमें हमने सर्जरी की डिटेल्स है, इसको फिलहाल आपको करने की जरूरत है। सर्जरी में हमने इसको बात की थी कि कितना कितना पोर्शन होता है, एक पूरी जब हो जाती है उसको हम पैन कोलेक्टमी कहते हैं। फिर ये होती है सिवियर डिजीज की अच्छा, जब आपने करनी है मेंटेनेंस थेरेपी तो हमेशा आपका सबसे पहला, जब भी पेशेंट आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस आती है तो आपने सबसे पहला आपका एम होता है कि आपने उस वक्त की एक्यूट फ्लेयर अप को रिमिशन करनी है, मतलब उस फ्लेयर अप को आपने खत्म करना है। फ्लेयर अप को जब आपने खत्म कर दिया उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी हमेशा कोशिश की जाती है ताकि आप एएसए पे रखें। स्टीरॉइड्स पे कभी भी मेंटेनेंस थेरेपी नहीं देते, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ओरल एएसए 1 टैबलेट डेली की मेंटेनेंस इज फाइन। जो प्रोक्टाइटिस के लोग हैं उनमें नॉर्मली मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उनमें फॉलोअप इसलिए करते हैं ताकि आप देखते रहें कि ऐसा ना हो कि उनकी डिजीज एक्सटेंड करी और आपको पता ना हो। और खासतौर पे आपने इन पेशेंट्स को, जो भी आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनपे फॉलोअप इसलिए भी जरूरी है ताकि आप उसमें डिस्प्लेसिया और कार्सिनोमा के रिस्क को देखें और अगर कहीं डेवलप होते तो उसको अर्ली ट्रीट करके खत्म करें। यहाँ पर बात खत्म करते, किसी कोई मसला भी के नाम। थैंक यू।